सो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है क्या। सो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कि जब हम मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में मूव करते हैं तो ये सडनली नहीं हुआ, अब्रप्ट चेंज नहीं था। ग्रेजुअली डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, तो उनकी वजह से हम ट्रांजिट हुए मेडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आज हम जो ट्रांजिशन पीरियड डिस्कस कर रहे हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, major inventions, and imperialism. All these are the topics that are related to the transition period. So, without further ado, let's discuss the first topic, sources. So, सबसे पहला है sources. सोर्स होता क्या है? जब हम हिस्ट्री में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको बुक में एडिट किया गया है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस, सम एक्सकवेशन। जो हिस्टोरियंस जब ट्राई कर रहे थे किसी कंक्लूजन पे पहुंचने का, तो उनको सोर्सेस का सहारा लेना पड़ा, उसी के बेस पे फर्दर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो जो हिस्ट्री लिखने का तरीका रहता है वो यही रहता है कि फर्स्ट दे ऑब्जर्व द थिंग्स एंड आफ्टर दैट these observed things are compared with the modern age। सो उसी के बेस पे सोर्सेस को डिवाइड किया गया है टू सोर्सेस में, दैट इज द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो आते हैं कि प्राइमरी सोर्स होता क्या है। फर्स्ट पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफ, इंटरव्यू, मोन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स। अगर इनमें कुछ लिखा, ये कुछ एविडेंस मिले हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है किसी टॉपिक का। मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं तो उस एज पे लिखे गए, कोई लेटर मिला है वो कॉन्टेम्प्रेरी एज पे उस टाइम लिखा गया। न्यूज़पेपर्स मिले हैं, रिपोर्ट्स मिला है, पेंटिंग है तो पेंटिंग अगर उस टाइम किसी ने की है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में कल्चर था, ट्रेडिशन था, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे थे, उन पे लिखा गया। सो ये जो सोर्सेज है जहाँ से हम फर्स्ट हैंड अकाउंट्स किसी टॉपिक पे लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। अब क्या होता है सेकेंडरी सोर्सेज, क्या होता है कि हम प्राइमरी सोर्सेज का यूज करके फर्दर उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेटिंग द थिंग्स बाय यूजिंग द प्राइमरी सोर्सेज। इसके लिए हम एक अगर एग्जांपल लें कि एवरी डिकेड सेंसस जो है वो इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, उसमें हाउस होल्ड्स के डेटा जो है वो गैदर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। तो उन डेटाज को फर्दर टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट को या और एजेंसीज टाइम टू टाइम उन डेटास को एनालाइज करते हैं, कितने पुअर्स थे, कितनों के पास कच्चा हाउस था और पक्का हाउस था, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। कितने रूरल एरिया में रह रहे हैं, कितने अर्बन अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो ये जो डेटा इंटरप्रेट किया, ये प्राइमरी सोर्सेज को यूज करके किया। इसी तरह कोई स्कॉलरली बुक्स रिटर्न हुआ, कोई आर्टिकल, interpretation of data, some of are the example of secondary sources. So these are the broad categorization of the sources, primary sources and secondary sources। इसी तरह sources को religious बेस पे भी और लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में भी डिवाइड किया जाता है। कि जैसे सोर्सेज क्या है, लिटरेरी सोर्सेज होता है, वो होता है रिटन फॉर्म में, दो सोर्सेज विच आर इन द फॉर्म ऑफ रिटन which are available in the written form, for example book, religious, whether these are the religious or other book। और इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है,
buildings, monuments, these are the archaeological sources. अब हम डिस्कस करते हैं रेनेसेंस, जो अगला टॉपिक है। तो रेनेसेंस इज ए फ्रेंच वर्ड जिसका लिटल मीनिंग होता है रीबर्थ। बट यहाँ पे जो रेनेसेंस है, रीबर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवाइवल ऑफ द एंसेंट, और जो ग्रीक और रोम का एंसेंट लर्निंग्स था उनको रिवाइव करने का, उस टाइम पे रिवाइव करने के एफर्ट्स किए गए, तो उनको बोला गया रेनेसेंस। उस टाइम में देर आर डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड, फॉर एग्जांपल की आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न। सब में उस टाइम के जो थे उन्होंने रिवाइव करने का, उन लर्निंग को न्यू आइडियाज के फॉर्म में रिवाइव करने का ट्राई किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने उस टाइम पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, रिलीजियस लिटरेचर को फर्दर एक्सप्लेन स्टार्ट किया, फिलोसफी, पॉलिटिक्स के बारे में उनको एक अलग ही उस टाइम पे। अब इन रिवाइवल्स की वजह से क्या हुआ, लर्निंग्स गेव राइज टू न्यू आइडियाज। अब लोगों ने क्या किया, किसी भी थिंग्स में ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले क्वेश्चनिंग स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि नॉलेज जो है इट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। अभी तक वो जो कुछ भी कर रहे थे वो चर्च की अथॉरिटीज को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज द चर्च हैड डोमिनेटेड द लाइफ ऑफ द पब्लिक। अब वो उनको नेक्स्ट लाइफ के बारे में बताते थे कि स्वर्ग में जाओगे, हेवन हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट उनको दिया गया। बट नाउ पीपल दे स्टार्टेड टू थिंक रैशनली। अब वो किसी भी चीज में बिलीव करने से पहले उसमें लॉजिक ढूंढने लगे। अब वो नेक्स्ट लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेके प्रेजेंट लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे, और क्वेश्चंस पॉलिस जो चर्च एंड किंग का पॉलिसीज था उनसे क्वेश्चन करने लगे। तो उसी को रेनेसेंस बोला गया। तो वही जो था वो रेनेसेंस था। तो रेनेसेंस को अगर हम एक फॉर्मल वर्डिंग में यूज करना चाहें तो कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स aimed at the revival of the glories of the Greeks and Roman culture, कि जो रोमन कल्चर का ग्लोरीज था उसको रीगेन करने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए, वेदर दीज आर द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स। सो दीज आर द जनरल आइडियाज बिहाइंड द रेनेसेंस। सो उसके नाउ द मेन फीचर्स ऑफ द रेनेसेंस के मेन फीचर्स क्या थे। सो द फर्स्ट फीचर इज रैशनलिज्म, कि उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से डिलाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब वो किसी चीज को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते थे, अब वो हर चीज के पीछे रैशनल ढूंढ रहे थे, एवरीथिंग रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये था रैशनलिज्म। एंड नेक्स्ट फीचर इज ह्यूमनिज्म। अब वो ऑर्थोडॉक्स जो कल्चर चलता हुआ रहा था उससे क्वेश्चनिंग करने लगे, तो उनको रियलाइज हुआ कि एवरी इंडिविजुअल हु इज लिविंग ऑन द अर्थ उसके पास राइट्स है कि वो एक्सप्रेस करे अपने को, अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस करे, फ्रीली थिंक कर सके और हैप्पीली रह सके। हैप्पीली रहना, फ्रीली टू एक्सप्रेस फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस उसको बोला गया। आज के आज के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला जाता है, टू शो देयर टैलेंट्स। तो ये था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि प्रेजेंट लाइफ में बिलीव करे और एवरी इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स दिया जाए। मीनिंग रहा कि उनका फोकस जो था, द फोकस वो शिफ्टेड फ्रॉम डिवाइन टू ह्यूमन, कि आज तक वो डिवाइन के बारे में बता रहे थे, उससे ह्यूमैनिटी की और उनका जो फोकस जो है वो शिफ्ट हो। उसके साथ साथ जो थर्ड फीचर रहेगा दैट इज साइंटिफिक स्पिरिट। साइंटिफिक स्पिरिट यही था कि अब वो क्या करते थे, किसी भी चीज को लेके डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते थे। अभी तक उनके पास क्या था, डायरेक्टिव्स आ रहे थे,
किंग और चर्च है। अब डायरेक्टिव्स आ रहे थे, उसी पे उनको बिलीव करना पड़ता था। बट अब क्या रहा, अब वो किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले उसको ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते एंड फाइनली अराइव ऑन टू ए कंक्लूजन। तो ये था साइंटिफिक स्पिरिट। तो साइंटिफिक स्पिरिट का मीनिंग भी यही होता है कि पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देन उसको एक्सपेरिमेंट करना एंड फाइनली रीच ऑन टू ए कंक्लूजन। तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्पिरिट। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या था कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द डिस्कवरीज वाज इन द असर्ड इन द रेनेसेंस। कि अब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरीज हुआ, एक्सप्लोरेशंस करना स्टार्ट किया एंड एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट किया, जिसे न्यू वर्ल्ड का डिस्कवरीज हुआ। तो अब एक इस इंक्वायरी की स्पिरिट ने उनको हेल्प किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेन फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसेंस। क्या मेन फीचर्स थे जिससे रेनेसेंस, क्या फैक्टर्स थे जिससे रेनेसेंस पॉसिबल रहा। तो फर्स्ट जो फैक्टर था वो ये था कि जब 1453 में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया, तो उसकी वजह से क्या है, जो पहले से जो स्कॉलर्स, दोज हु वर लिविंग इन द कॉन्स्टेंटिनोपल, दे वर फोर्स्ड टू टेक रिफ्यूज इन इटली एंड अदर यूरोपियन कंट्री। तो उन स्कॉलर्स को जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल से उन्होंने रिफ्यूज लिया इटली और जर्मनी में, तो वो अपने साथ जो एंशेंट, जिसका हमने रेनेसेंस में डिस्कस किया था कि रेनेसेंस क्या था, कि रिवाइवल ऑफ द एंशेंट लर्निंग ऑफ ग्रीक। तो उनके जो एंशेंट टेक्सचर्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो अपने साथ इटली में ले गए। तो उसकी वजह से जब वो इटली में लेके गए, तो फर्दर उन उन टेक्सचर्स का यूज वहाँ पे एक्सपेंड होता चला गया, कि उन कुछ स्कॉलर्स की वजह से, दो जो उन टेक्सचर या मैन्युस्क्रिप्ट्स को इटली में लेके गए, तो उन्होंने इम्पार्ट किया उन लर्निंग्स को उन एरिया में। तो फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो यही था कि टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। सेकंड जो रहेगा वो ये कि धीरे धीरे जो एक फ्यूडलिज्म का कल्चर चला हुआ आ रहा था। फ्यूडलिज्म क्या था, फ्यूडलिज्म फ्यूडल सिस्टम था जहाँ पे एक इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था मिडिल एज में, जो एक वहाँ के किंग और फ्यूडल्स के बीच में रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम था। सो फ्यूडल सिस्टम क्या था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम था जो मिडल एजेस में एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे पीपल रिसीव्स लैंड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ए लॉर्ड एंड वर्क एंड फोर्ट फॉर द लॉर्ड। कि वो लैंड का कुछ पार्सल ऑफ लैंड जो है वो एक्सचेंज करते थे, बदले में इन एक्सचेंज ऑफ दैट वेन एवर द लॉर्ड वॉज इन रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी, तो वो उसको आर्मी प्रोवाइड करते थे। तो अब क्या है, वो फ्यूडल सिस्टम जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जब फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन होने लगा तो उससे क्या है, जो न्यू लर्निंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एनहांस हुए। तो ये जो सेकंड फैक्टर था वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। उसके बाद में थर्ड क्या क्या रहेगा कि क्रूसेड्स जो थे, क्रूसेड्स कौन थे कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कंट्रोल में किया, तो उसके बाद 11 एंड 13 सेंचुरी में जो क्रिश्चियंस थे वो अपनी लॉस्ट टेरिटरी को फिर से रीगेन करना चाहते थे। तो 13 टू 11 सेंचुरी में उन पे कंटिन्यूसली वॉर होते रहे बिटवीन द इस्लामिक एंड क्रिश्चियंस। तो जो वॉरियर्स थे, क्रिश्चियन वॉरियर्स थे, उनको क्रूसेड्स बोला गया। उनकी वजह से क्या थे, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहे, कंटिन्यूस वॉर होते रहे क्लोज टू अराउंड 2 सेंचुरीज। तो उसके क्या हुआ, कॉमर्शियल एक्टिविटीज का उस वजह से इंक्रीज हुआ। कॉमर्शियल ट्रेड का, कॉमर्शियल एक्टिविटीज का एनहांस होना या इंक्रीज होना एक अनदर फैक्टर था जिससे रेनेसेंस में हेल्प मिला। इसके साथ साथ थर्ड ये भी रह सकता, फोर्थ ये भी रह सकता है कि न्यू ट्रेड, डिस्कवरीज ऑफ न्यू ट्रेड्स, कि जैसे जैसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ एक एरिया से,
दूसरे एरिया में मूव करने लगे, क्यों तब उनको एडवांस सिविलाइजेशंस के साथ जब उनका लिंक बढ़ा, तब ट्रेड एक्टिविटीज और रूट जो है उनको पता चला, तो लोगों के आइडिया जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में एक्सचेंज होते रहे। तो इट वाज द अनदर फैक्टर। द लास्ट वन विल बी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ, अब आइडिया रिटर्न फॉर्म में एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने लगे, तो उससे क्या हुआ, लर्निंग एंड अवेयरनेस लोगों का बढ़ा, क्योंकि अभी तक प्रिंटिंग प्रेस के बाद में क्या है, आइडियाज रिटर्न फॉर्म में एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने लगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, वट एवर द टीचिंग्स वाज देयर ऑल दिस वर अवेलेबल इन द ऑल दोज वर अवेलेबल इन द रिटर्न ओरल फॉर्म। अब प्रिंटिंग प्रेस के बाद लोगों ने आइडिया एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाना स्टार्ट किया, तो वो उनके लर्निंग एंड अवेयरनेस इंक्रीज करने में हेल्प मिला। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन एक्चुअली क्या था? रिफॉर्मेशन को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक रिलीजियस मूवमेंट था, जो क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने में, जो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट हुआ। तो इसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो उसमें क्या था, मार्टिन लूथर जो एक मॉन्क थे जर्मनी में, उन्होंने एक रिफॉर्मेशन को लीड किया, और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे थे थ्रू द चर्चेस बाय द यूज ऑफ कैथोलिक चर्च का जो यूज करके करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे थे, तो एक क्लास था उसमें, क्लर्जी क्लास, जो पोप थे, जो चर्चेस में ऑथोराइज थे, जो चर्चेस के टीचिंग्स को पहुंचाने के लिए, तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने रिफॉर्म किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट हो गया, और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो थे, जो अभी तक रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में आते थे, उन्होंने ससीड करना स्टार्ट कर दिया। मीनिंग कि अब उन्होंने चर्च, जो कैथोलिक चर्च की अथॉरिटीज थे, उनसे बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, वो अलग हो गए। जब अपने उनसे अलग हो गए और अपने अपने कंट्रीज में उन्होंने अपने अलग से ही चर्च जो है वो बनाने स्टार्ट कर दी, अपने स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश सेपरेट चर्चेज इन देयर ओन कंट्रीज। तो वो उसको बोला गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और उसको लीड किया था मार्टिन लूथर। उसके बाद जो सेकंड फेज था इसका, वो था काउंटर रिफॉर्मेशन। अब काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था, कि अभी तक जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था, वो उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था उससे बाहर निकल के अपनी कंट्रीज में चर्चेस बनाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स था, जो डायरेक्शंस थे, उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। जब उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने वहां से निकलना स्टार्ट कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट था कि रोम काउंटर रिफॉर्मेशन, तो काउंटर रिफॉर्मेशन यही था कि जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद ये हुआ, अब क्या है, अब रोमन कैथोलिक चर्च था उसके अंदर ही रिफॉर्म की डिमांड होने लगी। अब जो एक तबका जो था, या कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक जो था, दोज हु आर अंडर द कैथोलिक चर्च, वो अभी तक कैथोलिक चर्च के अंदर ही थे, रोमन कैथोलिक चर्च का पार्ट ही थे, अलग नहीं हुए थे, बट अब उन्होंने उसमें रिफॉर्म की डिमांड कर दी। तो ये जो हमने टू डिस्कस किए, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो था वो चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हट, उन्होंने सिसिड करना ही स्टार्ट कर दिया। फिर जब इतने लोग सेसिड हुए, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने भी रियलाइज किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने काउंटर रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, वोएजेस एंड डिस्कवरीज। इस टाइम पे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, रिच पर्सन्स थे, वो चाह रहे थे कि उनको सी रूट का पता चले डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे। तो उन्होंने वेरियस ट्रेवलर्स को, सेवरल ट्रेवलर्स को अप्रोच किया कि आपका जो जो भी फंडिंग रहेगा हम फंडिंग करेंगे, बट आपको सी रूट फाइंड करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट उन ट्रेवलर्स को भेजा गया, जैसे
क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा गया, वोस्को डी गामा को भेजा गया, अमेरिको वेस्पुसी, फर्नी फर्डिनांड मैगेलन। तो इन ट्रेवलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में विजिट करके और ट्रेड रूट फाइंड किया। फॉर एग्जांपल क्रिस्टोफर ने 1492 में अमेरिका, वोस्को डी गामा जब 1498 पे इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है कालीकट वहां पे पहुंचा। इसी तरह फर्डिनांड को मैगलेन मैगलेन जो थे ही वो जो पोर्तुगीज नेविगेटर जो सर्विस सर्विस हु वाज गिविंग द सर्विसेज ऑफ स्पेन, तो वो कन्विंस किया गया था कि वर्ल्ड वाज राउंड, कि वर्ल्ड जो है वो राउंड है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना सेल स्टार्ट किया। अटलांटिक से लेके पैसिफिक ओशन पे रिच हुआ, वेंट थ्रू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, और उसके बाद ईस्ट इंडीज में पहुंचा। तो जैसे ही वो फिलीपींस पहुंचा तो उसको वहां पे मार दिया गया, ही किल्ड, बट हिज शिप विक्टोरिया कंप्लीटेड द वॉयज राउंड द वर्ल्ड, और 18 पीपल जो है सरवाइव्ड हुए और वहां पे वो वापस पहुंच गए। तो इस तरह से इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट का डिस्कवरीज किया, और उन डिस्कवरीज की वजह से ट्रेड रूट पता चले। तो उसके बाद में अब अगर हम एक इंडिया का एग्जांपल लें तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेड रूट बढ़ने के बाद 200 ईयर के बाद एक यूरोपियन एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। तो जब उनका ट्रेड रूट पता चल गया तो ट्रेड एक्टिविटीज भी बढ़ने लगता है, और एक टाइम आके 1600 एंड 1700 के आसपास में जब यूरोपियंस बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं, और फर्दर इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हैं। तो वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज जो था वो उससे इनको हेल्प मिला। तो यूरोपियन जब उनमें जल्दी रेनेसेंस पीरियड जो है वो 500 500 एडी से 1500 एडी में उनमें रेनेसेंस